नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज का वीडियो अपील के ऊपर दूसरा वीडियो, इस श्रृंखला में दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने बात की थी कुछ बेसिक बातों के बारे में, जैसे कि अपील फाइल कब करनी है, कैसे करनी है, उसका टाइम लिमिट क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं फिजिकली, ऑनलाइन और कब तक करने हैं। इन सब बारे में बातें हमने की थी और उस वीडियो का लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आज का दूसरा वीडियो है अपील के ऊपर और आज हम 7 इंपॉर्टेंट बातें करेंगे साहब, 7 इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले तो इस पार्ट 2 के वीडियो में APL 01 जो है ये जानना जरूरी है कि वो ऑनलाइन फाइल होगा। लेकिन साहब इससे पहले जरा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितना मोटिवेट हमें करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया काम हम करने की कोशिश करेंगे सर। आप वीडियो देखते हैं, जरूर देखते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, लेकिन आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं। अब आप इसमें कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई रेगुलर वीडियोस अब आपको आने शुरू हो जाएंगे और इसको वीडियो को शेयर भी करें और भी हमारे टैक्स पेयर्स, हमारे प्रोफेशनल भाई बहनों का भला हो सके। अब APL 01 ऑनलाइन फाइल होनी है और उसमें हमें ऑनलाइन ही प्रिपेयर करना है। पोर्टल पे वर्ड फाइल जनरेट होगी, वहां पर उसको सारी डाटा फिल कीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए PDF में और उसको अपलोड कर दीजिए। साइन वहां पर करने की जरूरत नहीं है, EVC या DSC से आप वो अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स जमा कराना है हमें अपील फाइल करने से पहले। देखिए, जितना भी DRC 07 में डिमांड निकली है उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो आप एडमिट करते हैं कि भी हो सकता है कि आपका एक्चुअल ड्यू टैक्स बनता हो, इंटरेस्ट और पेनल्टी बनती हो, और दूसरा आप डिस्प्यूट करते हैं कि नहीं नहीं साहब ये तो हमारा जो एडजुडिकेशन गलत हुआ, शो कॉज की प्रोसीडिंग्स गलत हुई और ये टैक्स हमारा बनता नहीं है। तो जो एडमिटेड टैक्स है सर, अपील फाइल करने से पहले ये कंडीशन है कानून में कि जो एडमिटेड टैक्स है वो जमा हो जाना चाहिए। अगर वो जमा नहीं हुआ तो आपकी अपील फाइल नहीं होगी। टैक्स नहीं, केवल टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी सब आपकी जमा हो जानी चाहिए। जो आप एडमिट कर रहे हैं भी उसको देने में कोई समस्या भी नहीं है। दूसरी समस्या, जो दूसरी बात है वो है हमारे डिस्प्यूटेड टैक्स की। अब डिस्प्यूट कर रहे हैं कि भाई 100 रुपए की डिमांड निकाली, हम 70 रुपया तो एडमिट करते हैं कि ठीक है जी हमें देना है, लेकिन 30 रुपया टैक्स का हम एडमिट नहीं करते साहब, ये तो हमारा बनता नहीं है, इंटरप्रिटेशन का इशू है, हमारे डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं हुए, उसने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं हमारे रिप्लाई को, या वो हमारी बात समझ नहीं पाए, या उस समय तक हमारे पास कोई और एडिशनल एविडेंस नहीं था, अब आ गया 30 रुपए हम डिस्प्यूट करते हैं। तो साहब उस 30 रुपए को हमें 30 रुपए में से 10% ऑफ टैक्स ओनली, नॉट इंटरेस्ट ऑन 30 और नॉट इन पेनल्टी ओवर दैट पर्टिकुलर टैक्स नहीं जमा करानी, लेकिन ओनली द 10% अमाउंट ऑफ 30 रुपीज दैट शैल बी डिपॉजिटेड एज प्री डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग ऑफ APL 01 अपील। अब दैट कैन बी पेड थ्रू कैश लेजर, थ्रू ITC पोर्टल आपको नहीं रोकता, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट जरूर किसी सिचुएशन में आपको रोक सकता है। इंटरप्रिटेशनल इशू है, मैं इसके ऊपर यहां चर्चा नहीं कर रहा। उसके बाद अगर आपका जो है रिफंड रिजेक्शन का आपने अपील फाइल करना है तो भाई साहब आपका टैक्स तो ऑलरेडी जमा है, कोई डिस्प्यूटेड टैक्स ही नहीं है, तो आपको कोई भी प्री डिपॉजिट नहीं कराना। अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई और सेक्शन 129(3) में आपका ऑर्डर हो गया और आपने रिलीज नहीं कराई गाड़ी और आप सीधा अपील करने चले गए, तो साहब 25% और जो 200% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लगाया है उसका 25% आपको जो है प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। और प्री डिपॉजिट जो है मैक्सिमम साहब 25C 25S या I 50, इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए आपका 1000 करोड़ रुपए का डिस्प्यूटेड टैक्स है तो आपका प्री डिपॉजिट बनता है 100 करोड़, उसके हिसाब से ना ना ना, आपको मैक्सिमम 50 करोड़ ही जमा कराना है। तीसरी बात जो है, जैसे ही प्री डिपॉजिट जमा होता है साहब, जो डिस्प्यूटेड टैक्स का केवल 10% है, केवल टैक्स का, ब्याज और पेनल्टी का आपने नहीं जमा कराना है प्री डिपॉजिट, तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो स्टे हो जाता है साहब। और इसके लिए इनकम टैक्स की तरह कोई सेपरेट स्टे एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथी बात, अब ये जो एपेलेट अथॉरिटी जो प्रोसीडिंग्स करता है, जो भी डिसीजन लेता है, जैसे भी करता है, इसको एक तरीके से हम फ्रेश एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कहते हैं और मैरिट को दोबारा डिस्कस किया जाता है।
मेरिट को दोबारा डिस्कस किया जाता है और इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक तरह की फ्रेश एडजुडिकेशन है। इसमें भी आपको एडजॉर्नमेंट मिलती हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट, जैसे कि सेक्शन 73, 74 में लिखा है, 75 में लिखा है उस बात के ऊपर कि 73, 74 की एडजुडिकेशन में मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट मिलेंगे। यहां भी आपको 3 एडजॉर्नमेंट ही मिलेंगी। इसमें एक और बड़ी खास बात है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं ये फ्रेश एडजुडिकेशन है, तो ध्यान रहे मैटर रिमांड बैक नहीं हो सकता एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। एपेलेट अथॉरिटी कैन नॉट से दैट आई एम सेंडिंग इट बैक to the appellate adjudicating authority for the review on the merit basis. No. He has to do the fresh adjudication on the basis of the documents and information and the present legal position, and he has to take the decision. He may accept our plea, he may reject it, he may modify the order previously made, or he may enhance the demand. But before enhancing the demand, he has to again give you the opportunity of being heard in the form of principle of natural justice. अब एक और बात हो सकती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्रेश एडजुडिकेशन ही फाउंड एपेलेट अथॉरिटी की भाई ये आइटम्स जो हैं दीज सप्लाईज मिस्ड द टैक्स or short paid tax or some other item he has found other than the matter already demanded in the show cause notice, that this ITC is wrongly availed or utilized or this refund is erroneously claimed, then he cannot proceed with these items in this particular appeal which is already filed. He has to issue a fresh show cause notice according to section 73, 74 as per the time limit already there. अगर उसकी टाइम लिमिट 73, 74 की उस पर्टिकुलर न्यू इशू के लिए, मतलब न्यू इशू यहां पर फ्रेश एडजुडिकेशन जो अपीलेट प्रोसीडिंग्स है उसमें न्यू इशू आप मैरिट बेस पर जज नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, एडजुडिकेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सेपरेट शो कॉज देना है और 73, 74 की टाइम लिमिट के अंदर देना है। अगर उसका टाइम बचता है तो साहब उसके अलावा और कुछ नहीं। ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है, अगर आपने अपील फाइल करते हुए 4 ग्राउंड्स लिए और आपको बाद में कोई एक्स्ट्रा ग्राउंड्स ऑफ अपील बन गया कि भाई ये भी मैटर इसमें बनता है, ये वाले इशू पर भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया, तो आप फ्रेश ग्राउंड ले सकते हैं। अगर अपीलेट अथॉरिटी ये माने कि दिस इज रीजनेबल, कि हाँ ठीक है आपको लिया दे, वी शुड हैव अलाउड यू, तो वो अलाउ कर देंगे। लेकिन फ्रेश एविडेंस के लिए आपको रूल 112 से गवर्न होना पड़ता है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 112 अपने आप में डिटेल्ड डिस्कशन है, लेकिन आप रूल 112 पढ़ सकते हैं। फ्रेश एविडेंस आपको अलाउ हो सकता है, लेकिन कब कब हो सकता है वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। 7वां और आखिरी बात देखिए, ये जो एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स हैं जो कि फ्रेश एडजुडिकेशन है, जो कि मैरिट बेस पे अपीलेट अथॉरिटी ने करनी है, साहब जहां तक संभव हो सके 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील अपीलेट अथॉरिटी को ये प्रोसीडिंग्स क्लोज करनी होती हैं। लेकिन यहां पर उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है साहब, वेर एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो, लॉ में ये प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये 7 बातें मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी अपीलेट प्रोसीडिंग्स की एक्टिविटीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया साहब तो इसको लाइक कर दीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें हेल्प होना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।